Assalamu alaikum, this is Safi Hassan and you're watching me on Something Hot. Assalamu alaikum, Khwateen Azad. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. साल 2025 का ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मुझे इतनी खुशी है कि जो इस साल का मैं पहला इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो इनके साथ करने जा रहा हूँ बिकॉज पिछले इनके जितने भी 5 सालों में प्रोजेक्ट्स आए हैं हमने उन सब प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है और रिव्यू करते करते ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमने तारीफ़ ही की है और मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं जब सोच रहा था कि 5 साल में हमने इनकी इतनी तारीफ़ की तो हमारी कोई बैठक क्यों नहीं लगी। ऑफ कैमरा हमारी मुलाकात होती रहती है, उन तक तारीफ़ भी पहुंच जाती है, लेकिन हक सच की बात यह है कि तारीफ़ से भी ज़्यादा और क्रिटिक से भी ज़्यादा उनके साथ बैठ के जो सीखने का मौका मिलता है मैं चाहता हूँ कि वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करें और आज वो मौका मिल गया है। किसी तारीफ के वैसे तो मोहताज नहीं है। थिएटर एक्टर, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, one of the best directors that we have in the country at the moment क्या पिछले 5 सालों का भी अगर उनका काम उठा के देख लें तो period one of the best directors I have with me, the one and the only सैफी हसन। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस कदर तारीफें कर दी तुमने। क्या करूं, आपकी तो झूठी तारीफ कर भी नहीं सकता बंदा, सच्ची करनी पड़ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैफी भाई ऑफ कोर्स फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ तन मन नीलो नील, उससे पहले जर्द पत्तों का बन और उससे भी पहले माशाल्लाह बेतहाशा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर्स टू योर क्रेडिट। इन सब प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि यंग सैफी एज अ चाइल्ड व्हाट डिड ही वांट टू बी? I wanted to be an actor. Never wanted to be a director. Never wanted to be a Never director. wanted to be a director. Never thought of that. But आपको अदाकारी का मेरे अंदर एक वो था। ये भी नहीं कि टीवी में आने का नहीं, अदाकारी का शौक़ था। मैं अपने घर पे बहुत अदाकारी किया करता था। मैं एक सुन्नी घराने में पैदा हुआ। मैं शियाओं के, हमारे पड़ोस में बहुत शिया थे और मैं उनकी मजलिसों में जाता था, उनके मातम को री इनाक करता था घर में। और इवन जब जंजीर का मातम होता था तो मुझे याद है कि मैं उस ज़माने में ब्रश के पीछे एक होल हुआ करता था और हमारे घर में पुरानी चाबियों के गुच्छे थे, मैं उनके अंदर वो मान के तो मैं वो भी करता था, जंजीर का मातम भी किया करता था। और हर तरह का ड्रामा जो हो सकता था। फिल्में देख के आते थे। मुझे याद है मैं एक फ़िल्म देख के आया था, स्पाइडरमैन, वो पहले वाली स्पाइडरमैन, ये वाली जो नहीं, जो बहुत पहले आई थी। हम बच्चे थे और हमारे घर के सामने घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। मैं वो स्पाइडरमैन की एक्टिंग करते हुए ऊपर से कूद गया था और मुझे बहुत चोट लगी थी, बुरी तरह से खून वून निकल गया था, ठीक ठाक टाँके वाँके लगे थे। तो मैं हमेशा से इस तरह एक्टिंग का शौकीन था। और फिर इसीलिए आपने थिएटर ज्वाइन किया? हाँ, उस ज़माने जब हमने थिएटर ज्वाइन किया उस ज़माने में टीवी बहुत मुश्किल काम था। 80s? 80 नहीं 90s, मिड 90s। हाँ, मिड 90s बहुत मुश्किल काम था। आपको एक आध मरतबा कोशिश भी की तो फिर वो जो लाइनें देखी टीवी के बाहर तो अब्बा लेकर गए थे। अब्बा ने मना कर दिया, नहीं बेटा छोड़ो फिर कभी चलते हैं। अच्छा, अब्बा वाज ओके? हाँ, माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव। अच्छा, ऑल द टाइम। ये नहीं हुआ 90s में तो यू वुड अज्यूम ना कि लोग समझते होंगे। नहीं, मेरा हालांकि मौलाना आदमी थे। मेरी वालिदा मेरे अब्बू को मौलाना ही कह के पुकारती थी। मतलब उनका नाम हमने अपनी अम्मी के मुँह से कभी नाम नहीं सुना, मौलाना कहती थी। अच्छा, लेकिन इंतहाई सपोर्टिव आदमी और बड़ा शौक था उनको उनका बच्चा। वालदा भी हाँ। हमारे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो बड़ी अच्छी एनकरेजिंग बात है। लोग थे हाँ, बहुत। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है सैफी भाई, व्हेन यू हियर स्टोरीज फ्रॉम सर्टेन पीपल, वो अपने एक्सपीरियंसेस से भी तो ड्रॉ करते हैं। आपकी स्टोरीज में ये रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, पॉजिटिविटी या अगर डार्क मैसेजिंग भी हो, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग समवेयर। बिल्कुल। या प्रोग्रेसिव एक सोच। ये कहाँ से, ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक फिल्म, एक ड्रामा मेकर के लिए, फिल्म मेकर, ये स्टोरी टेलर के लिए? मैं एक मजे की बात बताऊं, हो सकता है कि मैं ये मेरे वालिदा से आई हो। अब्बू हमारे ज़रा बहुत कम गो आदमी थे, कुछ ज़्यादा। हमारे घर में राज हमारी माँ का था। हमारे पूरे ख़ानदान में हमेशा औरतें राज करती हैं घरों पे। मेरे घर में मेरी बीवी का राज चलता है, ठीक। तो हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज था कहानी सुनाने का। अच्छा। हमारी अम्मा अक्सर रात को, और वो भी कौन सी कहानियाँ, अलिफ लहज़ा हज़ार दास्तान,
अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा, इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिसमें अक्सर हमें याद है कि वो कुछ सेंसरेबल चीज़ें होती थी जिसको अम्मा सेंसर कर देती थी, और हम देखते थे कि अब्बा अम्मा को लुक कराते थे जब वो सेंसर होती थी। तो ये मेरे अंदर कहानी सुनाने का मुझे लगता है वहाँ से आया था ये शौक़। और हमारे घर में एक प्रोग्रेसिव माहौल था, और बावजूद इसके कि बड़े नमाजी परहेजगार लोग थे, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन फिल्में भी देखी जाती थी, हमारी अपनी फिल्में थी, इंडियन फिल्में जो अवतार थी और एक महान थी, और इस तरह की फिल्में जो होती थी, हमारे घर में VCR था। कोई इस तरह का माहौल नहीं था, कोई रिग्रेसिव माहौल ज़रा भी नहीं था। लेकिन इट्स नॉट लाइक एक्टिंग से आपने डायरेक्ट डायरेक्शन पे जंप की, नहीं, बीच में बहुत सारे मरहले आए, उनके बारे में बताएं ना। मैं एक्टिंग करता था, मैं एक स्कूल पढ़ाता था, नासर स्कूल एक है कैप्टी सरमना के पीछे कराची में। पढ़ाते तो आप अभी भी हैं माशाल्लाह, लम्स वगैरह में आप? हाँ, लम्स में तो नहीं, मैंने इंडस में 2 साल पढ़ाया है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में। लम्स में तो ऐसी वर्कशॉप वगैरह देने गए थे, वो तो ऐसी तुम्हें भी कह रहा था। नहीं, मैंने उसके बाद ही आपकी तस्वीर देखी, आप और मुस्तफा भाई लम्स में खड़े हुए थे। हाँ, हम लोग एक वर्कशॉप के लिए गए थे। तो मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, और वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं खुर्रम शफीक साहब, इज़ अ वेरी गुड राइटर, कई किताबें लिखी उन्होंने। वो खालिद अहमद साहब के लिए कुछ कर रहे थे, तो मुझे ले गए वहाँ पे कि तुम्हारे अंदर थिएटर की जरासीम है। वो मैं स्कूल के बच्चों को थिएटर करा रहा होता था। अच्छा, थिएटर ही पढ़ा रहे थे? हाँ, थिएटर पढ़ा है, उनके स्कूल के नहीं होते प्लेस, जी जी जी, वो एक बतौर टीचर आपको जिम्मेदारी मिलती है ना कि ये प्ले तैयार कराएं। तो वो उसने कहीं देखा खुर्रम ने, वो मुझे लेकर गया खालिद के पास, और खालिद ने मुझे एक ऑडिशन ले, अगले दिन मुझे कहा वो कल आप मरी जा रहे हैं, और मरी में आपका पहला प्ले है, जिसमें मेरा रावी का कैरेक्टर था, लेकिन वो मुझे उर्दू अच्छी थी और मैं बोल सही रहा था, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मेरा पहला प्ले औरत सफदर हाशमी का, जो हमने मरी के एक चर्च में किया था, तो और एक ऑडिशन पे अगले दिन रवानगी थी। वाह। और वहां से फिर आप मुझे जब बता रहे थे एनएलई, एज एन एनएलई काम किया, फिर वहां से कैमरा पर्सन काम किया। वहां से फिर कुछ साल बाद, उसके 1-2 साल बाद 1998 में एक UNDP का एक प्रोग्राम था, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया, जिसके तहत उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो थिएटर में काम कर रहे थे औरतों की बहबूद के हवाले से। ये 98 में भी हो रहा था? 98 में, बिल्कुल। पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन टेलीविजन, बिल्कुल इन 1998 में, जब तक उस वक्त कोई प्राइवेट चैनल नहीं आया था, लेकिन प्राइवेट चैनल की एक सुनगुन थी कि हाँ आएंगे। तो हमें वो एक UNDP ने एक ट्रेनिंग करवाई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। उसमें मैं, एहतिशामुद्दीन बिग टाइम डायरेक्टर, सानिया सईद, शाहिद शफात अगेन अ बिग टाइम डायरेक्टर, आशा साकिब, हम कुछ लोग थे, कुछ लोग कोयटा से भी थे, 3 लोग कॉन्शियस प्रोमोटर्स एक इदारा है, और हम लोग गए, और हमें वहाँ पे जो असातिज़ा UNDP ने मुहैया किए वो बड़े कमाल लोग थे। हमें हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर थे असलम अजहर साहब, जो एक्चुअली PTV के बानी थे, और PTV बनाने वाले वही हैं, सब लोग PTV का बाप कहते हैं उनको। वो हमारे साथ हर क्लास में होते थे। अरीब अजहर के वालिद भाई थे, अरीब अजहर, और मुन्नू भाई ने हमें स्क्रिप्ट सिखाया, शीरीन पाशा ने हमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सिखाई, बख्तियार अहमद साहब ने हमें 3 कैमरा स्विचिंग वगैरह सिखाया। तो हमें असातिज़ा UNDP, क्योंकि एक बड़ा इदारा है, उसने भी बेस्ट लोग जमा किए थे। तो फिर उसके बाद खालिद साहब की थिएटर ट्रेनिंग थी। फिर हमें तहरीक नस्वा की वजह से इंटरनेशनल थिएटर के बहुत लोग मिले जिन्होंने हमारे साथ थिएटर किया। तो वो ट्रेनिंग सारी ज़िंदगी मुझे काम आई। और आपका डायरेक्शन का फिर तजुर्बा, आई थिंक, फिर उसके बाद मुझे 2000 में फिर मेरी दोस्ती थी नादिया जमील से, महरीन जब्बार से। महरीन ने फिर मेरा काम देखा कभी आके, जो मैं जब हमें इन्होंने ट्रेन किया UNDP ने, तो उनको इन इदारों को इक्विपमेंट भी दिया कि आप लोग कुछ बनाएं औरतों के लिए। तो वो इक्विपमेंट उनको एविड, उस ज़माने में एक चीज़ आई थी, एविड का एक बड़ा सेटअप मिला था। तो वो उन्होंने, क्योंकि मैं ही गया था ट्रेनिंग पे और मैं ज़रा टेक्निकली थोड़ा सा तेज़ था, तो मुझे वो सिखा दिया गया, और मैं फिर नॉन लीनियर एडिटिंग करने लगा। उस ज़माने में पाकिस्तान में, कराची में कम से कम नॉन लीनियर एडिटिंग नहीं थी। और उनको समझा दें जिनको नहीं पता कि पहले हम लोग एडिटिंग किया करते थे, एक एडिटर होता था, 2 VCR होते थे, एक जगह से प्ले करते थे, बीच में एक एडिटर कट लगाता था, दूसरी जगह रिकॉर्ड होता था, उसको हम लीनियर एडिटिंग कहते थे। लेकिन फिर जब नॉन लीनियर आ गया तो आपके पास सब कुछ कंप्यूटर पे आया था, फिर आप बड़े आराम से आगे पीछे कर सकते हैं, वन मैन। हाँ, बिल्कुल। तो वो नॉन लीनियर एडिटिंग जो है वो फिर सुल्ताना आपा ने एक प्रोडक्शन हाउस चला रही थी, वो मूमल प्रोडक्शन के नाम से। महरीन ने मुझे उनके पास इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि महरीन वांटेड टू डू हर सीरियल ऑन नॉन लीनियर। तो उन्होंने कहा जी नॉन लीनियर लगाए तब मैं करूँगी, और इस सैफ को बुला लें वहाँ से। सुल्ताना आपा ने मुझे
अगेन पहले इंटरव्यू पे सन 2000 की बात है, उन्होंने मुझे रख लिया। फिर उसके बाद से मेरा सफ़र उनके साथ ही कैमरा भी चलाया आपने उन्हीं के। फिर सीरियल में उनका चेहरे एक सीरियल था, उसका काफ़ी सारा कैमरा वर्क सुल्तानापा ने मुझसे करवाया, उनको पसंद था मेरा काम। फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग तो बहुत की मैंने, वो तहरीक में भी करता था मैं कैमरा वर्क। तो इस तरह से फिर एक मर्तबा एक प्रोग्राम होता था फेयर एंड लवली किस्मत के सितारे, और वो होते थे सिंगल प्लेज होते थे, और तो किसी एक मतलब एक औरत को की कहानी लेके, जो कि मशहूर ख़वातीन थी, उनमें से एक खातून की कहानी लेके उसके ऊपर एक ड्रामा बनता था, और आखिर में 2-3 मिनट का उनका इंटरव्यू होता था। वो एक प्ले था, आयशा आलम की कहानी थी वो सुल्तानापा डायरेक्ट करने जा रही थी। अचानक कुछ हुआ, सुल्तानापा को किसी वजह से अमेरिका जाना पड़ा, और उनको मैं कहता रहता था कि मुझे डायरेक्शन करनी है आपा। मैं उनके साथ तो काम कर ही रहा था। इस पॉइंट पे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था डायरेक्शन की तरफ? हाँ, क्रिएट You wanted to be an actor? ऑफ कोर्स। मैं फिर इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैं एडिटिंग कर रहा था, और जब एडिटिंग करते हैं ना तो आपको समझ में आती है कि डायरेक्शन है क्या। एडिटिंग के बगैर अगर कोई कहता है कुछ समझ में आ जाता है कि डायरेक्शन क्या है, तो बहुत मुश्किल। Every great director needs to be an editor. Of course, I don't know great one of every director. I think every director needs to be a good editor. तो वो शौक हो गया था, सुल्तानापा चली गई, और चूंकि ऑन-एयर जाना था, सुल्तानापा ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी, ठीक है करो। बाकी टीम ऑफ कोर्स दी उन्होंने जो उनके साथ काम कर रही थी। फिर ये उनका बड़ापन है कि जब उन्होंने वापस आई और वो प्ले अच्छा बन गया मुझसे, और उसकी लिवर ब्रदर्स में बड़ी तारीफ हुई। तो उस मीटिंग में सुल्तानापा ने फिर कहा कि मैंने नहीं बनाया, ये मेरे एक बच्चे ने बनाया है, और वहाँ से मैं लिवर के लिए अप्रूव हो गया, और फिर मैंने काफ़ी प्लेस किए उसके, और फिर उसके बाद कहानी तो चलते रहे। अगर हम पिछले 5 साल 6 जब से हमने रिव्यू करना शुरू किया ड्रामों को और उस पर तबसरा करना शुरू किया, ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन, हमसे भी पहले संगे मरमर, फिर ऐदे वफा, संगे माँ, झोंक सरकार, जरपतों का बंद, तनमन नीलो नील, आई होप मैंने कोई मिस नहीं कर दिया, ताना बाना। हाँ, ताना बाना। तो हर ड्रामा जो आपने ये बनाया उसने कोई ना कोई बज़ क्रिएट जरूर की। हालांकि ताना बाना के लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा, यार तुम अच्छे खासे 8 बजे का तुम सीरियल करते हो 1 घंटे का, तुम आधे घंटे वाला प्ले क्यों कर रहे हो? एज ए चैलेंज लिया आपने, क्या वजह थी उसको एक्सेप्ट? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पता चलता। मैं तो जिस तरह ड्रामा बनाता हूँ वही ड्रामा, जिसकी कहानी अच्छी लगी थी, मजे की कहानी थी, एक रमजान में चलना था, रमजान की एक एंटिसिपेशन और एक अलग फॉलोइंग बन गई है पिछले कुछ सालों में कि तो वो लोगों ने बहुत मुझसे कहा, मेरे अपने फेलो डायरेक्टर्स ने, मैं कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा क्या आपका इंग्रेडिएंट है आपके पास, कौन सा तड़का आप लगाते हैं अपने ड्रामों में कि एक नजर आता है कि हटके काम हुआ है? हाउ डू यू डिफाइन दिस? क्योंकि हम जब भी देखते हैं आपका एक तो एंटिसिपेशन बढ़ जाती है कि सैफी हसन डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर जब आता है और जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है, वो आई एम श्योर आप भी, अगर दूसरा को, आप एज एन एक्टर भी बहुत ड्रामों में काम करते हैं, वो हटके होता है। क्यों हटके होता है आपका कंटेंट? बड़ा अजीब सवाल है। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, सच बताऊं तो बिल्कुल। ये मानते हैं कि अलग होता है, हटके होता है? ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूसरा कंटेंट, सॉरी, मैं नहीं देखता हूँ ड्रामे, मैं वाकई नहीं देखता हूँ। एक्टर तो एज एन एक्टर तो काम, एज एन एक्टर काम करता हूँ, और मैं अपने बस उसी हद तक काम उसी हद तक करता हूँ। मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम, कोई शाज़ो नादिर किसी की बहुत अच्छी बात हो, वैसे मैं एक का दुका एपिसोड ऐसा नहीं को फॉलो नहीं करता मैं। मुझे कुछ ड्रामे हैं, बहुत अच्छे ड्रामे हैं, ईद शाम के ड्रामे मैंने देखे हैं, महरीन के ड्रामे देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मैं कोई रेगुलर टीवी का व्यूअर नहीं हूँ। मैं जो OTT कंटेंट है वो बहुत देखता हूँ, लेकिन मैं अपना काम देखते हैं। अपना काम तो देखना ही पड़ता है आपको। मैं तो एडिटर हूँ ना, तो मैं एडिटर के सर पे बैठा रहता हूँ, तो वो शायद ये वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं एडिटर के साथ बैठता हूँ। ये बहुत बड़ी वजह है सैफी भाई, क्योंकि आप जब हमारी ऑफ कैमरा भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया कि आपके जो, आई एम श्योर, आई होप यू वोंट माइंड, मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ बताने की, कि आपके फ्रीजेस हिलते नहीं है। हाँ, मैं जो डिसाइड हुआ हुआ है कि जैसे, और चाहे वो जितना मर्जी उसके बाद फिर शोर हो गया। हाँ, और कभी अगर हिलाना पड़े ना, तो फिर मैं, अगर कभी ऐसा होता है कि जी आपका कंटेंट बड़ा निकल आया, बिल्कुल इतने कैलकुलेटेड, तो फिर आप राइटर की कंसेंट के साथ, राइटर के साथ बैठ के, अच्छा ये होगा तो फिर आगे अगला फ्रीज क्या होगा पहले से डिसाइड करके फिर हम चलते हैं। अच्छा, कि जी अब ये हिल रहा है
तो आगे से भी ऐसा करेंगे, ये वाला सीन वहां ले जाएंगे, वो सीन यहाँ ले आएंगे ताकि उसका फ्रीज खराब ना हो। वरना तो आप एक फ्रीज खराब होने से तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट आगे भी बढ़ता रहेगा ना, वो नहीं करने देते हम। एंड आई थिंक दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सैफी भाई, बिकॉज हम तो बाकी ड्रामे देख रहे हैं, आप तो नहीं देख रहे। डायरेक्टर का या किसी भी मेकर का काम वहां पे खत्म हो नहीं जाता कि शूट कर दिया, कैमरा क्लोज हो गया तो बस we're done. I think it is very important director who is the captain of the ship. इसीलिए कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है कि यू हैव टू सी इट थ्रू। आपने अपने प्रोजेक्ट को पार लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाथ नहीं उठा सकते कि अच्छा टाइम नहीं मिला या एडिट पे नहीं पहुंचे, या क्योंकि जो बहुत सारे मसले हम देखते हैं, कंटिन्यूटी के मसले देखते हैं हमारे ड्रामों में, या बीच में समझ नहीं आता ट्रांजिशन कैसे हुई एक जगह से दूसरी जगह, वो इसीलिए होता है शायद। अच्छा ये भी ना मैं बताऊं हसन, ये शुरू से नहीं आता, ये भी मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा हूँ कि आपको अपने ड्रामे को पार लगाना है। अच्छा हाँ, पहले हम भी कमाने के चक्कर में होते थे, अच्छा जी ठीक है, इससे पहले कि ये हो अगला सीरियल पकड़ो, शुरू हो जाओ। फिर आप रफ्ता रफ्ता जब एक आध प्ले आपका चल जाता है ना, तो फिर आपको अपनी इज्जत की पड़ी होती है कि यार बदनामी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ चला गया तो फिर आप दिक्कत नज़र से एक एक चीज़ को देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर हो जाए। कभी शूट में आपसे कोई सुकम रह गया तो उसको फिर एडिट पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये सब आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। इससे पहले कि मैं तनमन की तरफ चलूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में, आई एम श्योर व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें। ज़र्द पत्तों का बन, जो कमाल आपने किया वहां पे, जो फीडबैक मिला आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, एंटिसिपेट किया था आपने, एक्सपेक्ट किया था? नहीं, शायद नहीं किया था। क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी लाहौर में, उस वक्त लॉन्च होने जा रहा था। हाँ। और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे चला और जिस तरह से माशाल्लाह उसका फीडबैक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मैं और मुस्तफ़ा हमेशा अपने स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत बात करते हैं। मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी गुफ्तगू से दोस्ती निकल जाती है, बस ड्रामे की ही बात कर रहे होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट पे भी मुस्तफ़ा ने बहुत काम किया और हमने बहुत बात की। हम असल में हमें जब बताया गया था कि वो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो एक आबादी को लेके उसका मेन सब्जेक्ट था बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में, और समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से उसको एंटरटेनिंग बनाएं। लेकिन जब एक मरतबा ये कहानी निकल आई हमारे पास और कैरेक्टर्स बन गए, जब एक मरतबा किरदार, मुस्तफ़ा की खास बात क्या है, मुस्तफ़ा के किरदार बन जाते हैं ना, फिर आप बड़े आराम से मुस्तफ़ा उसके अंदर खेलते रहते हैं। तो सारा क्रेडिट मुस्तफ़ा अफरीदी का एक्चुअली, सारा दे दिया आपने। सारा, हाँ, मतलब बहुत मेजर हिस्सा कैरेक्टर का, क्योंकि उनके किरदार इतने मज़ेदार होते हैं कि फिर आप उनसे फिर काम करवाने भी आपको मज़ा आता है ना। अगर एक सुन किरदार लिखा हुआ हो तो आप कुछ भी कर लेंगे, डायरेक्टर उल्टा भी रख जाए कुछ नहीं कराता। उसके किरदारों में वो लेयर्स होती हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। तो वो एक बड़ा काम आपने सज्जल और हमजा की सूरत में एक और ऑन स्क्रीन कपल दे दिया जी। दोबारा आ रहे हैं वो लोग, दोबारा वो आ रहे हैं। रमजान सीरियल, आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है वो सीरियल। उसके मैंने रशीद भी देखे हैं, उसके प्रोमोज भी देखे। मुझे लगता है कि वो सीरियल एक और जबरदस्त सुपर हिट होने वाला है। सैफी भाई ये बताएं, आजकल क्योंकि व्यूवर्स को भी रोमांस बहुत पसंद है ऑन स्क्रीन। हाँ, अफसोस, ये डायरेक्टर अफसोस क्यों? हमें रोमांस करना नहीं आता, उनको रोमांस, लेकिन आपको रोमांस दिखाना बहुत अच्छा आता है। इसके मुझे बताएं कि ये डायरेक्टर के लिए क्या, क्योंकि बड़ी डिबेट होती है हमारी, हम भी अक्सर अपने रिव्यूज में बात कर रहे होते हैं, यार केमिस्ट्री है तो ये केमिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है, क्या वजह होती है? वो एक्टर्स का क्रेडिट होता है, वो डायरेक्टर का क्रेडिट होता है, वो राइटिंग का क्रेडिट होता है, सब चीजें साथ में आती हैं। हाउ डू यू क्रिएट गुड केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पे? यार देखो, मैं अपना प्रोसेस बता सकता हूँ कि मैं तो राइटर के लिखी हुई सिचुएशन को बेहतर से बेहतर बनाने की, उसको बेहतरीन स्क्रीन प्ले देने की कोशिश करता हूँ। वो जो केमिस्ट्री हिट होती है वो तो मेरी आज तक कभी किसी की नहीं हिट हुई, मेरे किसी प्रोजेक्ट में। क्या बात कर रहे हैं, हमजा सज्जल की ज़र्द पत्तों का बन में इतनी हिट हुई सर, लेकिन वो उसका वो लेवल कभी नहीं गया जो इश्क मुर्शिद में बिलाल अब्बास और उसका गया, दुर्रे फिशा का। या मतलब हम लोग 5-6 की रेटिंग पे खड़े हुए थे, 5-6 मिलियन व्यूज़ थे उनके, तो एक घंटे में 5-6 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो वो लेवल नहीं आया। या आपकी जो फाद मुस्तफ़ा और, अच्छा ये बड़ी अब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बारिंग कभी मैं कभी तुम, बट मुझे ये लगता रहा है बतदरीज के
स्टोरी का कहीं ना कहीं स्टोरी कमज़ोर थी, चाहे वो इश्क मुर्शिद हो जाए या चाहे वो इवन तेरे बिन की बहुत बात होती है, लेकिन जर्द पत्तों का बन में स्टोरी वाज वेरी स्ट्रांग। वही तो मुझे वही वाला काम आता है, मुझे वही वाला काम एंड देन द रोमांस वाज आल्सो। हाँ बस वो स्टोरी मजबूत हो ना, मैं रोमांस भी करा लूंगा, ट्रेजिडी भी ले आऊंगा, सब कर लूंगा, कहानी और किरदार मजबूत होने चाहिए। मेरा प्रोसेस ये है, जो मुझे मुस्तफ़ा अफरीदी के स्क्रिप्ट में मिल जाता है, खैर हाशिम नदीम के स्क्रिप्ट में भी था, उसका एंड से मैंने भी इत्तेफाक नहीं किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसके अंदर भी किरदार मजबूत ऐद वफा में बॉयज में बड़ी केमिस्ट्री ले आए थे आप। देखें जरा, है ना, क्योंकि कहानी मजबूत थी ना, कहानी मजबूत थी, किरदार मजबूत थे, तो ये है कहानी मेरे ख्याल से। और हम मुस्तफ़ा मैं कल डिस्कस कर रहे थे कि यार मुझसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, तो सैफ हमारा प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद बहुत देर बहस करने के बाद मुस्तफ़ा ने कहा यार बात सारी ये है कि हम अच्छी नीयत से काम करते हैं और फिर अल्लाह मियाँ की मेहर शामिल हो जाती है उसके अंदर। नीयत तो हाँ, अच्छी नीयत, हमारी नीयत हमेशा साफ होती है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जिस पे हम बिलीव नहीं करते, हम रिग्रेशन नहीं दिखाएंगे। ऐद वफा की किसी औरत में कोई रिग्रेशन नहीं था, चाहे वो एक जनरल की बीवी थी, चाहे वो एक छोटी सी डॉक्टर थी, रिग्रेसिव लोग नहीं थे, हम रिग्रेसिव लोग नहीं दिखाना चाहते। जर्द पत्तों का बन में आपने एक लड़की को गांव से कहां से चलाए, लेकिन नहीं था, रिग्रेसिवनेस कुछ भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो वो और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हम बिलीव नहीं करते वो हम नहीं दिखाते, जो हम बिलीव करते हैं उस पर सच्चे दिल से बिलीव करते हैं और सच्ची नीयत से लोगों तक पहुंचाने। आप वो बनाते नहीं, जिसको वो बनाते नहीं है, उसको फिर पढ़ के मना कर देते हैं। तन मन, हाँ सर, 11 एपिसोड्स, हाँ ना, और सुल्ताना आपा ने अनाउंस कर दिया कि वो कर रही है ये एक सीरीज, बिल्कुल, और 3rd ऑफ द सीरीज। जब आपके पास आया ये प्रोजेक्ट या सुल्ताना आपा से आपकी बात हुई, बताएं वो मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, कैसे हुआ? सुल्ताना आपा ने मैं बुलाया, इस्लामाबाद बुलवाया, मैं कराची में था, तो मैं मिलना चाहती हूँ, आ जाओ तुम और मुस्तफ़ा को भी ले आओ। मैंने कहा अच्छा, हम दोनों पहुँच गए इस्लामाबाद और उनके साथ जाके बैठ गए। उन्होंने ये आइडिया बताया, अच्छा हमारे बिल्कुल वहम और गुमान में भी नहीं था कि इतना एक डार्क सब्जेक्ट हमें दे देंगे। अभी हम एक रोमांटिक करके बैठे थे और फारिग ही हुए थे। इनफैक्ट जर पत्तों की बन की शूट ख़त्म हुए शायद, या एडिट ख़त्म हुए शायद हफ्ता हुआ था, ऐसी कोई मतलब अभी हम उसकी जोन में ही थे, जर पत्तों वाले जोन में, और हमें ये सुल्ताना अपन एक बाउंसर मारा कि ये करना है और मॉब लिंचिंग के ऊपर मुझे ड्रामा करना है, मैं सीरीज़ कर रही हूँ और एक फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है। ये दो तो मेरे पास हो गए हैं, एक की शूटिंग चल रही, उस ज़माने में मंजोगी की शूटिंग हो रही थी, दूसरा वाला जो था वो अभी स्क्रिप्ट पे था, नादान, और तीसरा नादान में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा, अच्छा, स्क्रिप्टिंग को लेके, लेकिन फिर बाद में मुझे छोड़ना पड़ा, ये शुरू हो गया था। सुल्ताना ने मुझे उसमें भी डाला था कि तुम इसके स्क्रिप्ट को भी देखोगे, लेकिन फिर वो तो महरीन नहीं किया था, तो आपकी और महरीन, हाँ महरीन बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन फिर वो उस ज़माने में बीगुल लिख रही थी इसको। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर वो बाद में शायद बीगुल ने किसी वजह से मना किया और फिर वो साजी के पास चला गया। जब तो तक ये उसी टाइम की बात है या उससे पहले की बात है? जब हमें बुलाया गया उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। हमें जो मिला कहानी, तो फिर वही बात है कि मुस्तफ़ा अफरीदी हर चीज़ में घूम फिर के वो बदबख्त मुस्तफ़ा अफरीदी आ जाता है। उसने कहा कि देखें सैफ, ये अगर हम करेंगे डार्क सब्जेक्ट ना, और हमने अगर डार्क कर दिया तो ये तो फिर कोई देखने वाला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, फिर क्या करें। फिर मैं मुस्तफ़ा उसके घर में बैठे इस्लामाबाद में, और फिर हमने ये एक यूट्यूबर लड़का और डांसर लड़की की कहानी सोची। यूट्यूबर लड़का और डांसर लड़की ऑपोजिट था। कुछ दिन तक उस पर डेवलप करते रहे कहानी, लेकिन फिर उसके बाद कहीं कहानी की अभी लिखना कुछ शुरू नहीं किया। हम लोग लिखने से पहले बहुत बात करते हैं, एक लाइन भी लिखने से पहले किरदारों पे, उस पर तो रोज़ाना डिस्कशन चल रहा। और उसमें एक दिन मुस्तफ़ा ने कहा कि यार इसको पलटते हैं, यूट्यूबर लड़की करते हैं, डांसर लड़का करते हैं, तब मज़ा आएगा। तो मैंने कहा अच्छा है, तो बड़ा मज़े का है डांसर लड़का, क्यों हमने, मेरी सारी ज़िंदगी शीमा के घर में गुजरी है, बहुत 17-18 साल शीमा के घर में, जहाँ पे डांसर लड़के हमारे बड़े दोस्त, आज तक बहुत सारे दोस्त हैं जो डांसर्स थे, बड़े अच्छे डांसर्स थे। तो मैंने कहा मुझे तो बड़ा मतलब उसके ऊपर कमांड हासिल है, डांसर लड़कों के बिहेवियर्स पे, किस तरह से वो एक सॉफ्ट लोग होते हैं आमतौर पे डांस करने वाले बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसके ऊपर हम फिर शुरू हो गए।
इनिशियली हमने सजल को सोचा था, सजल से बात भी की है मैंने। सजल ने इनफैक्ट नादान, सजल वॉज कास्टेड इन नादान, सजल ने नादान ये कहकर छोड़ा सुल्तान आपा से कि मैं सैफ भाई वाला कर लूँगी, अभी मैं ज़रा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कुछ ज़रा वो उस वक्त ऑफ थी। हमने कहा सही, बहुत थक गई थी क्योंकि उसका वो मंटो चल रहा था, फिर जड़ पत्तों का बन, ये साथ साथ चल रहे थे। तो सजल ने थोड़ा रेस्ट मांगा और कहा मैं अगला कर लूँगी, मुझे रेस्ट दे दें। खैर वो फिर किसी वजह से सजल फिर वो इसमें रमज़ान सीरियल में बिजी हो गई। और फिर आपने क्योंकि अनाउंस ये बात की थी एक मैंने time की पे, थी, बिल्कुल लंदन में। बिल्कुल लंदन में, बिल्कुल बिल्कुल। एक साहब अंग्रेजी में मुझसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवा आपने भी अंग्रेजी में announce किया। वो कल किसी ने टैग किया हुआ था मुझे, अरे मैंने कहा यार। तो लेकिन फिर वो शहर ने बहरहाल क्या कमाल किया। तो व्हाट वाज द प्रोसेस? कास्टिंग या लिखना साथ साथ हो रहा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप और मुस्तफा भाई कर रहे थे, तो आपने साथ साथ कास्टिंग शुरू कर दी थी? हम तो काफी हद तक, मतलब जब तक ये कोई 6-7 एपिसोड लिख गई थी, जब तक तो हमारे जहन में सजल ही थी। और फिर सजल ने जब अपना इंटरेस्ट हमें लगा कि ज़रा हिल रही है वो, सजल की ख़ास बात मैं पहले कल भी एक इंटरव्यू बोल चुका हूँ कि सजल जब 2 फ़ोन ना उठाए ना और आज तक फ़ोन कॉल बैक ना आए, तो आपको समझ देना चाहिए कि सजल इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। तो वही हुआ, क्योंकि सजल वरना हम लोगों से इतनी फ्रैंक है कि वो अब वो कह भी नहीं सकती ना कि यार मैं नहीं कर रही, क्योंकि हमने बड़ा प्रेशर दिया सुल्ताना बने, सजल अब क्या अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, नहीं आपा मैं तो कर रही हूँ। तो सजल ने 2 फ़ोन नहीं उठाए, जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर मुस्तफ़ा से और आपस से कहा आपा कुछ और सोचते हैं। फिर हमने देखा अच्छा जी इस बिल्ड की, इस तरह की लड़की चुलबुली, तो हमें दूसरी शहर ही नज़र आई। शहर, इस शहर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, आई वुड थिंक। somebody like a Sajal who's considered one of the top actors in the country। लेकिन सजल भी हल्की, अपना शहर भी हल्की नहीं आए। सजल ने फिर पूरी मेहनत की और मुझे लगता है अब हम सोचते हैं कि शायद जो शहर ने किया, शायद सजल कुछ और करती जो हो सकता है और से भी अच्छा होता, लेकिन जो शहर ने किया शायद ये नहीं कर पाती। ये मुस्तफ़ा और मैं ये हम डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हम आपस में तो दोस्तों की तरह बात करते हैं, तो शायद वो ना कर पाती जो शहर कर गई। ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है शहर के लिए। बाकी की कास्टिंग, शुजा को आपने लिया? शुजा अच्छा, शुजा हमारे घर में दानियाल जफर थे। अच्छा, क्योंकि डांसर चाहिए था हमें। अच्छा, हमारा ख्याल पता नहीं क्यों था कि वो सिंगर है तो डांसर भी होगा। जब हमने दानियाल से बात की तो दानियाल ने कहा साहब भाई मेरे डांस तो बहुत कमज़ोर है, मैं डांस नहीं कर सकता। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद पड़ता तूने किया था वहाँ पे। कहता है साहब भाई ऐसे थोड़ी अब एक डांसर का कैरेक्टर दिखा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम, मेरा एक दोस्त है सोनू, वही शीमा के घर का बच्चा है, अच्छा उसका अब डांसिंग ट्रूप है एक छोटा सा, तो मैं कहा मैं उसके बात कर लूंगा, वो तुम्हें सिखा देगा। हमें 2 नॉट सोनू डेंजरस बिकॉज़ अपेरेंटली ही सूड यू और समथिंग। हाँ ना, और ये भी बड़ी गड़बड़ हुई है, हम तो उसी को सोनू डेंजरस समझते, हम इसको सोनू डेंजर बोलते थे। आई नेवर न्यू कि कोई और सोनू डेंजरस भी है। नहीं, वो तो इतने मशहूर सोनू डेंजरस, मेरी कम इल्मी है ना। उन्होंने एक टाइम पे फॉरवर्ड मून वॉक इन्वेंट की थी। माइकल जैक्सन ने वो रिवर्स मून वॉक की, तो मैं फॉरवर्ड मून वॉक उन्होंने बताया जरा। और हम, वो मेरी और मुस्तफा की कम इल्मी, हम डांस से बेबहरा लोग, हम लोगों को पता ही, हम इसी को सोनू डेंजर बोलते थे। अच्छा, और हमने उसको सोनू से कहा, सोनू ने कहा साहब भाई मसले कोई नहीं, वो अच्छा बच्चा है, आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊँगा लाहौर, मैं सिखा दूंगा दानियाल को। दानियाल, फिर उसके बाद मुझे समरा मुस्लिम मिली जो कि शुजा की मैनेजर हैं लंदन में, हम अवार्ड्स पे। और उन्होंने मुझे इसका कुछ क्लिप दिखाए, कुछ डांसिंग क्लिप, किसी कमर्शियल में से डांस किया था, और मुझे लगा कि यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए कैरेक्टर के लिए बिल्कुल मुनासिब है। और फिर मैं फरार में देखा, मैंने फरार के प्रोमोज में दानियाल ज़रा पुट ऑन किया हुआ था वेट उन्होंने, तो मुझे लगा कि हम स्विच मारते हैं, लड़की स्विच मारी है तो लड़का भी स्विच मारते हैं। और समरा ने कहा कि ये करेगा आपको, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। मैं बुलाया उसको, उसका एक ऑडिशन किया हमने। नहीं तो दानियाल, ये स्विच मारने का भी थोड़ा हमें बताएं, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत होता है। हाँ, कि एक्टर्स भी स्विच मारते हैं, प्रोड्यूसर्स भी स्विच मारते हैं। बस तो जब एक्टर्स मारते हैं तो प्रोड्यूसर्स का हक है ना। तो ये रिलेशनशिप्स खराब नहीं होते? नहीं, उनके पास कौन सा काम की, आजकल हसन काम की कमी किसी के पास नहीं। आप
एक सीरियल वो छोड़ते हैं, उनके सामने 4 और सीरियल के स्क्रिप्ट रखे होते हैं। और प्रोड्यूसर्स के पास भी एक्टर्स की कमी नहीं प्रोड्यूसर के पास एक्टर्स की कमी नहीं है, तो मतलब काम की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो मतलब हार्ड So फीलिंग्स this doesn't bother people कि यार कि ये हो गया, उस मेरा रोल उधर चला गया या मैंने नहीं किया या अगली बार बाद में रिग्रेट्स होते होंगे, बाद में रिग्रेट, अगर फर्स्ट को जैसे तन्मन हिट हो गया, अब जैसे तन्मन मना किया था उसको जरूर वो कहेगा कभी भी नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं जरूर रिग्रेट करता, यार काश में कर लेता। खैर मैं तो कुछ भी एक्टिंग के छोड़ता नहीं हूँ, मुझे जो मिल जाए मैं कहता हूँ हाँ ठीक है ले आओ, लेकिन ये कि रिग्रेट्स होते होंगे। नादिया ने मुझसे खुले अल्फाज में कहा, नादिया जमील ने, बिकॉज समिया का कैरेक्टर और इनिशियली गिवन टू नादिया। अच्छा हाँ, बट नादिया समहाउ उसके वर्कशॉप्स होते हैं तो वो नहीं कर सकी। उसका आया सैफू बोलती है मुझे बहुत बचपन से, सैफू यार मैं काश कर लेती यार, इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और उसका जब ये सेकेंड लास्ट एपिसोड चला है ना, तो नादिया ने मुझे फ़ोन किया स्पेशली बोलने के लिए। तो बाकी जो नादिया अफगन का कैरेक्टर था, नादिया अफगन क्या, नुमान मसूद का जो किरदार था, नुमान मसूद के कैरेक्टर के लिए हमने पहले फैसल रहमान साहब को ऑफर किया था। उसकी वजह ये थी कि नुमान मुझे पता था, नुमान मेरी नज़र में था, लेकिन नुमान मसूद और नादिया अफगन दोनों एज ए कपल आ रहे थे शहर के अम्मा अब्बा बन के जफा में। तो हमने कहा भूल गए लोग, है ना हम उस वक्त तो नहीं अंदाजा होता ना जब करने जा रहे होते हैं, तो और ये साथ साथ ऑन एयर होगा। महेश भी मुझसे कह रहा है कि सर भाई क्या कर रहे हैं, तो साथ साथ ऑन एयर होगा। मैंने कहा जो भी होगा। फिर हमने कहा फैसल रहमान साहब को ऑफर, फैसल भाई ने पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा यार मुझे अभी इस तरह का अब्बा नहीं करना। तो मैंने कहा उनको दूसरे टाइप का अब्बा करना, कर्जे जान वाला। हाँ, उनको कर्जे जान वाला, लॉयर का अब्बा करना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने नुमान हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमेशा नुमान ही थे। नुमान ने बड़ा कमाल, नुमान जो जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया, वो पहले दिन मैंने उससे कहा भाई मुझे नुमान मसूद जो अभी तक मैंने देखा है ना, मुझे वो नहीं देखना, मुझे कोई नया बंदा दिखाओ जिसके साथ ये जिसका ये ट्रॉमा है, जो ट्रॉमा लेके चल रहा है, दिल पे इतना बड़ा पत्थर है। नुमान ने बड़ा अच्छा किया मुझे लगता है, तो शानदार किया। हाँ मुझे हर सीन के बाद मैं उससे कहता था यार नुमान तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब बहुत अच्छा था, बहुत। और नादिया अफगन ही थी पहली बार। नादिया अफगन ही थी, क्योंकि नादिया अफगन का और मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि किसको लूँ जो इतनी अच्छी एक्टर हो, जो जिस तरह का लिखा हुआ ऐसा था वो कि आपको पढ़ते हुए मोहब्बत हो जाती थी उस औरत से। तो नादिया अफगन ने उसको बहुत कमाल किया। नादिया ने मेरे साथ सम्मी में किया था काम। सम्मी के ज़माने में तो तुम भी थे, मुझे याद आया करते थे। तो सम्मी में जो नादिया ने किया था, और मुझे याद है कि मैं उसकी एक्टिंग से बड़ा मरूब हुआ था। और नादिया ने फिर क्या कमाल किया, लोगों ने अलग से उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ये पूरी जर्नी व्यूवर्स के लिए, तनमन नीलो नील की। बिकॉज जैसे आपने कहा कि सुल्ताना आपा ने ब्रीफ आपको ये दी कि मॉब वायलेंस के ऊपर, बिल्कुल। और शुरू की एपिसोड्स में ऑब्वियसली जब राबिया इरम इंट्रोड्यूस होती है और सोनू इंट्रोड्यूस होता है, तो वो यही है कि सहर और शुजा आ रहे हैं जी, कोई रोमांस का एलिमेंट उनका होगा, तो व्यूवर की एक एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तुम्हें सुल्तान अशी, अब मैं कहीं से तुम्हारी कथा कलामी कर रहा हूँ, तुम लोगों को जब इंटरव्यू दिया था सुल्तान आपा ने, वो इंटरव्यू पहली एपिसोड के बाद था, इसीलिए सुल्तान आपा मुझे याद है कहा था कि बहुत हल्ला गुल्ला है, याद है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पहली एपिसोड पढ़ के, उस वक्त पहली एपिसोड ही आई थी, उस वक्त पहली। तो हमने भी जब देखना शुरू किया, क्योंकि सुल्ताना आपा ने हमें ये बात बोली थी, तो हम, और शुरू भी ऐसे होता है, वो डांस एक बिल्कुल शुरू होता है। अलोंग द वे समहाउ जो पूरी स्पॉटलाइट थी वो चली गई नादिया अफगन और नुमान मसूद के किरदारों के ऊपर और उनकी स्टोरी के ऊपर। ये इंटेंशनल था आपकी तरफ से, या ये उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त निकल आई कि वो अपनी तरफ ले गए, ये क्या हुआ? नहीं, ये मुस्तफ़ा का प्रोसेस है। ये मुस्तफ़ा के साथ यही होता है, किरदार बन जाते हैं, हमें पता होता है कहाँ से शुरू करना है और पता होता है कहाँ ले जाना है, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ा के सरप्राइजेज आ रहे होते हैं। जब शुरू में ये हुआ, ये हमें मेल रेप का केस डालना था, तो हमने इस बच्चे को एक हिंदू बच्चा रखा था। अच्छा, हिंदू था ये, और हमने वो एक मजहबी हम आहंगी दिखाने के लिए, वो जो बहन का किरदार था उस बच्चे की, जो मून की बहन है, उस बहन का और सोनू का बड़ा एक अच्छा सा रिलेशन रखा था
कि सोनू के घर जाता है, तो वो हम वहाँ पे एक अच्छी रिवायत दिखाना चाह रहे थे, जो शायद पुराने हिंदुस्तान में होती थी कि एक दूसरे के घरों में जाया करते थे, खाते पीते थे। जैसे दास्तान की शुरू की किस्तों में, क्योंकि हम लोग दास्तान देख रहे हैं आज। अच्छा, तो वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन फिर सुल्तानाबा ने मना किया। सुल्तानाबा का क्योंकि तुम लोग जिस तरफ लेके जा रहे हो उस प्ले को, वहाँ पे खुद एक मजहबी बहस शुरू हो सकती है, फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो तुम उस किसी और जगह मत जाओ। हमें बड़ा बुरा लगा कि यार सुल्तानाबाद ने तो हमारा आइडिया सारा काट दिया, और मैं बखुदा मैं अपने टिकट कटा के मैं इस्लामाबाद पहुंच गया, और मैंने फिर मुस्तफ़ा को लिया, मैं सुल्तानाबाद के पास जाके बैठ गए। सुल्तानाबाद प्लीज़ ना करें, हमें करने दें, आप ट्रस्ट करें। लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द मीटिंग सुल्तानाबाद ने हमें कायल कर लिया कि वो सही कह रही हैं, और हम वहाँ से ये कायल होके उठे कि हम इसको इस तरफ नहीं जाते, और हम उसको फिर हमने एक मून का कैरेक्टर डेवलप किया। मून ही नाम था इसका शुरू से, बाय द वे। अच्छा, हाँ। एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अमार अली। अमार तो बहुत अच्छा बच्चा। अमार ने मेरे साथ ऐदे वफा में काम किया था। ऐदे वफा में वो था, वो जो एक बर्गर कैलिट आता है जिसकी ये दोनों गुलजार और साद मिलके बड़ी खिल्ली उड़ाते हैं कि हाँ आप जाएं, आपको कंप्यूटर भी मिलेगा। ही इज दैट बच्चा। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जोक सरकार में हिबा के भाई का कैरेक्टर किया था इसने। हाँ, देखे ना, जो मारा गया। हाँ। फिर उसके बाद अब जब मुझे बच्चा चाहिए था, हमने सलीम मिराज की नहीं बात की। व्हाट अ पावरफुल परफॉर्मेंस। एक और एक्टर है सैफी हसन, वो भी थे उसमें। लेकिन सलीम मिराज की यार वो कास्टिंग कैसे आपने? सलीम मिराज, देखो सलीम मिराज मेरा बहुत बचपन शुरू का दोस्त है, जो इस फील्ड में दोस्त बने, थिएटर का दोस्त है हमारा। कथा में जो हम काम किए हमने शाहिद शफात के अंडर में की डायरेक्शन में, तो वहाँ से सलीम हमारा दोस्त है, और हम वहाँ से सलीम को मानते हैं कि जी एक गॉड गिफ्टेड एक्टर है, मतलब इसके अंदर चीज़ है। तो हमें जब इस तरह कोई मुश्किल कैरेक्टर आता है, सलीम को फ़ोन करें। अगर सलीम बिजी बहुत होते हैं, सलीम की डेटें नहीं मिलती हैं, वरना मेरे हर प्ले में सलीम हो। सलीम की डेटें मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब आपको सजल की डेट्स मिल जाएंगी, सलीम की नहीं मिलती, इतने बिजी हैं वो। माशाल्लाह। तो वो इत्तेफाक से इस मरतबा मैच हो गई डेटें। तो पहला कैरेक्टर ही उनको, मेरे वाले कैरेक्टर में हमने हसीब खान से बात कर रखी थी। अच्छा। और समहाउ हुआ ये कि सलीम महराज का आखिरी दिन था, उसके बाद सलीम महराज को जाना था, और सलीम महराज का कुछ गेटअप चेंज करने जा रहे थे, वो बाल कटवाने जा रहे थे, और हसीब खान की वो डेट हमें नहीं मिली। अच्छा। समहाउ उनकी डेट कहीं बिजी हो गई। ये कितने फायदे की चीज है जब डायरेक्टर खुद एक्टर हो। बस वो मजबूरन, पहले मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ खुद अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टर पे इतने प्रेशर होते हैं कि एक नया प्रेशर में ले लूँ। लेकिन फिर जब कोई नहीं मिला तो फिर मेरे असिस्टेंट जी मेरे पास आते हैं, साहब भाई आप ही करने से भाई। अच्छा, शेप बड़ी होती है आप डायरेक्शन में, आपको कहाँ टाइम मिलता है शेप करने का, तो शेप बड़ी हुई थी। मैंने कहा यार साहब भाई ने बड़ी चेंज की अपनी लुक किरदार के लिए, शेप तो वैसी बड़ी हुई थी, शेप वैसी बड़ी हुई थी। बस मैंने कहा चलो बाल पीछे करते हैं, और कुर्ते धोतियाँ मंगाओ मेरे लिए, और खुद से मंगाओ अच्छे वाले। तो वो सब आ गए मेरे पास अगले दिन ही, हमारे बंदे निकले। मैं कहा सारी चमकीले खुद से और चमकीली धोतियाँ, तो वो पहन के जब आपने लुक टेस्ट किया हमारा, तो एंड हाउ कैन आई फॉरगेट उस्मान जावेद। हाँ, उस्मान जावेद अगेन मैं थिएटर से देखा था। शीमा का एक प्ले था इंदर सभा, आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म कर रहे थे लोग, तो मैं अक्सर जाता हूँ थिएटर देखने के लिए। तो वहाँ पे हम जब ग्रीन रूम में गए पीछे शीमा से मिलने के लिए, तो ये बच्चा मेरे पास आया, इसने राजा इंदर का कैरेक्टर किया था और मेन कैरेक्टर था, और इसकी आवाज़ वगैरह काफ़ी अच्छा किया था इसने। तो फिर मैंने उसने मुझसे कहा सर भाई मैं टीवी में काम करना चाहता हूँ, और शीमा ने हमारे पुराने प्लेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, तो उनको वो भी देखी हुई थी। उन्होंने कहा आपने फलाना कैरेक्टर किया है, मैंने वो भी देखा हुआ है, और आपने, तो वो थिएटर प्लेस उसने हमारे देखे हुए थे। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अच्छा थिएटर का आपको कोई साथ वो फ़ैन मिलता है ना, टीवी के फ़ैन तो बहुत होते हैं, थिएटर के फैंस बहुत कम आपको नजर आते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बच्चा तो काम का है, इसने थिएटर देखा हुआ है हमारा। तो वहाँ से जोक सरकार में आपने जोक सरकार में बहुत मुश्किल से इसको कास्ट किया था, क्योंकि उसके लिए गौहर रशीद साहब रिकमेंडेड थे बाय द राइटर साहब। गौहर रशीद somehow did not want to do this because उनका ताज़ा मौला जट रिलीज़ हुआ था, जो कि सिमिलर कैरेक्टर था,
उसने कहा यार मेरे पर छाप लग जाएगी बस एक इस तरह की। हाशिम भाई इसको लेने को तैयार नहीं थे, फिर मैंने इसके ऑडिशन करके हाशिम भाई को भेजे, फिर हाशिम भाई को तरह एक वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा, बड़ा मेहनती लड़का है। तो असल बात होती है हसन मेहनत की, आप मेहनत करें। आतिफ असलम ने मेहनत करके, आतिफ असलम इज नॉन एक्टर, हमने क्या एक्टिंग कराया, मेहनत करता था वो, लगा होता था लाइनें याद करने में, अच्छा ऐसे कर लें, इसको गाना कर लें, नज़म को। वो गाना जो था मामला संगीन है वो नज़म थी, वो मामला संगीन है आतिफ ने गाना किया था। हमने कहा बुलाओ म्यूजिशियन, कोई मसला नहीं, ऐसा करते हैं, और कितना हिट हो गया वो। तो इस तरह की तो चीज़ें होती हैं, जो आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह मियाँ फिर आपको साथ साथ मदद करता रहता है। सैफी भाई तनबन बनाते हुए आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंजेस देखो, असल में हम लोग जिनको इस काम में मज़ा आता है ना, वो चैलेंजेस भी ऐसे कोई नहीं होते कि हमारे सर पे पहाड़ खड़ा हो जाए। हमें मज़ा आता है ये काम करने में। तो अगर हम हुजूम वाले सीन का सोच के, मुझे लगता था कि यार ये आग लगानी है, ऐसा लगना चाहिए कि पथराव हो रहा है, कैसे दिखाएंगे, पत्थर किसको मारेंगे, पुलिस कहाँ से आएगी। आपको पता है जिस दिन मैंने शूट किया है वो दिन था जिस दिन इस्लामाबाद में ज़बरदस्त शेलिंग हो रही थी। अच्छा जी, सेम डे मैं पिंडी में शूट कर रहा था। हाँ, बीच में हमें लगा शायद लाहौर में शूट हुआ, लेकिन पिंडी में शूट हुआ था। हमने दिखाया लाहौर ही था, मतलब स्टार्ट हमने इसी इससे किया था कि लाहौर होगा, लेकिन फिर बाद में वो लाहौर में फॉग का उस ज़माने में बड़ा मसला था और ये ऑन एयर जाना था। आपने अभी सर्दियों में ही किया? सर्दियों में किया, बिल्कुल। अभी तो ख़त्म हुआ है, 33 डेज स्ट्रेट शूट, 33 डेज स्ट्रेट शूट ख़त्म। तो ये मॉब वाले सीन्स मुझे लगता था ये बड़ा मुश्किल होंगे, क्योंकि जिस तरह दिखाना था, जो मेरे जहन में इमेजेस थे, उसमें मुझे लगता था किसी को चोट ना लग जाए, इस तरह के चैलेंज है। लेकिन इन सब कामों में मज़ा आता है हमें, तो हमें कोई वो नहीं होता कि चैलेंज है। ये वाला चैलेंज नहीं था कि ये जो कहानी बताने जा रही है ये बड़ी सेंसिटिव है और इसके भी रिस्क हो सकते हैं और पता नहीं लोग कैसे परसीव कर लेंगे इसको? नहीं, आपको ये पहले से हम बहुत डिस्कस कर चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि आप कहाँ लेके जाएंगे। अगर आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहानी खुद चल रही है, कहानी तो लिख दी गई है, कहानी एक पेपर में मौजूद है आपको, तो आपको पता होता है कि आप आखिर तक आपका ये परसेप्शन, जब आप वो जुमला सुनेंगे कि सिखों का घर वो कैसा हो गया, तो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा क्या चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस तरह का चैलेंज होता है। बट देन डू यू गिव इनफ क्रेडिट टू आवर व्यूअर्स कि वो ये चीज़ें समझ सकते हैं, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? जब जिस तरह का मुझे आखिरी एपिसोड का रिस्पांस आया है, मतलब मैं और मुस्तफ़ा फ़ोन बंद, मुस्तफ़ा इंग्लैंड में बैठे हैं, कहता है मुझसे मुश्किल हो गया है, मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं हो रहा, मैं सोना मुश्किल हो गया था। लोग रात भर उस दिन फ़ोन आते रहे हमको, लोगों ने ख्याल ही नहीं किया कि यार बंदा सो रहा होगा, और मैं 36 घंटे की शिफ्ट करके गया था। धड़ाधड़ फ़ोन, सानिया का तो रोते हुए फ़ोन आया, सानिया सईद का, और वो रोए जाए, आई हेट यू। क्या हो गया सानो, खैरियत? बस सॉरी, पहले मैसेज आया आई हेट यू और बस, और रोए जाए, और फिर फ़ोन बंद कर दिया और मैसेज ख़त्म हो गया। मैं डर गया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ सानो? फिर रो रही है, मतलब जिस हद तक वो शरीफ औरत गालियाँ दे सकती है, कमीने, कुत्ते, जो भी कह सकती है, और तुम लोग कितने बुरे हो, और ये और वो, और मेरी फ़्लाइट है, अब मैं क्या करूँगी, मेरी फ़्लाइट पे जाया नहीं जा रहा, मैं घर से कैसे निकलूँ, मुझसे रोने ही रुक नहीं रहा। ओफ अल्लाह मियाँ, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से तौबा। था भी वैसे बहुत हार्ट रेंचिंग चीज़ थी वो, बहुत। ऐसी हार्ट रेंचिंग चीज़ सैफी भाई कैसे क्रिएट हो जाती है यार? उसमें पता है कि असल जो तड़का लगा ना, वो उन तस्वीरों से लगा, जब वो लोगों ने रिलेट किया ना उससे। वो भी इटसेल्फ एक हार्ट रेंचिंग पोइट्री बड़ी अच्छी मुस्तफ़ा ने लिखी, वो हम खुद ही अपने कातिल, हम खुद ही अपने दुश्मन, और फिर उसके बाद वो इमेजेस जो हमने बनाए, लेकिन वो सब कुछ शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन जब वो इमेज, मैं जब एडिट पे था ना, तो वो सीक्वेंस तो मेरे जहन में था कि कैसे मैंने शूट किया है। अच्छा, बतौर एडिटर मैं कोई एक्स्ट्रा शूट नहीं करता, जो एग्जैक्टली चाहिए होता है बस वही शूट होता है। कोई अगर शहर को एक गली से भगाना है तो मैं दूसरी गली में नहीं भगाऊंगा, एक ही गली से भगाया है मैंने। लेकिन जब वो तस्वीरें आती थी और मेरी आंखों में आंसू,
और मुझे स्क्रीन नजर ही ना आए, मैं एडिट क्या करवाऊँ। वो काफ़ी देर कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोक दे यार, बंद कर, अभी बंद कर। फिर थोड़ा सा इधर बाहर गए, पानी पिया, वापस आए, सिगरेट पी, फिर अच्छा दवा दोबारा शुरू करते हैं। लिटरली ये कई मरतबा हुआ ऐसा। मुश्किल था ये। इसमें से लिखा हुआ कितना था, और जब आप लोग शूट कर रहे थे तो उस पे कितना आपने इम्प्रोवाइज किया? और इसमें लिखा हमने जो इसमें छोड़ा था ना, हमने भागते हुए वेग छोड़ा था कि भाग गए नहीं, मतलब लोग पीछे भाग रहे हैं और ये तीनों बच्चे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और किसी को मरते हुए नहीं दिखाया था हमने, लिखा हुआ जो था। लेकिन जब मैंने शूट किया तो मैंने इस तरह से शूट कर लिया, और फिर जब मुस्तफ़ा को दिखाया, मुस्तफ़ा ने कहा ये ज़्यादा पावरफुल है, और फिर उसी वक्त मुस्तफ़ा ने आइडिया दिया कि अगर हम ये दिखा देंगे और इसके बाद हमने अगर वो तस्वीरें लगा दी तो फिर ये मतलब लोगों को घूंसा पड़ेगा सीनों पे। तो ये हमने देखा थोड़ा सा। उसके बाद भी जब लगा चुके हैं, उसके बाद भी बहुत बहस करते रहे हम रोज़ाना, सैफ कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा यार, लेकिन फिर असलियत तो यही है। ज़्यादा किस सेंस में हो जाएगा? मतलब ज़्यादा लोगों के लिए, लोगों के दिलों पे बहुत भारी हो जाएगा, जिस तरह डार्क ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। लेकिन फिर हम सोचते थे कि यार मॉब से कौन बचा है आज तक, मॉब से तो कोई नहीं बचा। और अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो मैसेज क्या जाएगा कि अच्छा चलो कुछ बच के निकल भी जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, कुछ बच के कोई नहीं बचता। जब मॉब किसी के पीछे आता है तो जिसने मॉब इंस्टिगेट किया था वही नहीं रोक सका मॉब को। 2-3 शॉट्स थे, 2-3 से ज्यादा, बट जो मेरे दिमाग में, एक तो वो जो दुपट्टा सड़क पे, एक जैकेट ऊपर से गिरी और तार पे लटक रही, एक चश्मे का था सीन, राबी के नोमान मसूद के किरदार के चश्मे का, और पीछे रस्म लिखा हुआ है। फिर एपिसोड में हमने देखा दास्तान का आपने साउंड ट्रैक जी बिल्कुल चलाया। थोड़ा ब्राइट करो। हाँ, वो हमारे एडिटर ने सजेस्ट किया, मैंने कहा बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ, बट वाज इट आल्सो अ थॉट कि यार ये हमने आगे डिपिक्ट उस टेरिटरी में जाए? नहीं, जब उसने सजेस्ट किया तब मैंने सोचा है इसको। जब उसने कहा भाई ये लगाते हैं दास्तान वाला ट्रैक, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही जाएगा। बड़े लोग ये भी कह रहे हैं जी कि राबिया इरम प्रोडक्शंस रिप ये हमेशा से एक इंडिकेशन थी, ये भी थी सोच? मुस्तफ़ा के जहन में शायद, तो मेरे जहन में नहीं कभी भी थी। हमने तो इसको कॉमिक उसमें रखा था। अच्छा, RIP राबिया इरम प्रोडक्शन, बल्कि हाँ RIP राबिया इरम प्रोडक्शन, RIP हमने हाँ कॉमिक हमारे जहन, दोनों के जहन में नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। फिर बड़े लोगों ने ये कहा कि शुरू हुआ उसमें पिंक उसने पहना हुआ था, फिर जब खत्म हुआ वो भी पिंक पहना हुआ था। मैं बताऊँ, ये इत्तेफाक होते हैं, ये अल्लाह की मेहर होती है, कोई इतना ऐसा नहीं सोचा हुआ था। मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े की चीज़ कि एक मरतबा संगे माह में एक मशरान याद है आपको? मशरान तो उसके 4 बुजुर्ग थे, जो उनका सीन था जो कि नोमान के डेरे पे होना था, जो डेरा हमने बनाया था। वहाँ वो डेरा जो था वो गुस्ता आसिफ साहब जो वहाँ के MNA, उनका डेरा था एक्चुअली। वो उनकी अपनी, उस दिन हम पहुँचे सुबह शूट करने, तो उनका वो चल रहा था, और उनमें से एक मशर जो थे उनको पहुँचना था कहीं पे, उनकी बेटी की शादी थी समथिंग। अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो यार इनका सीन तो है निकालने के लिए, मैं एक ब्रिज था, मैंने कहा इस ब्रिज पे चलते हुए कर लेते हैं। उस ब्रिज पे चलते हुए कर लिया। वो सीन कुछ ऐसा था कि जिसके अंदर डिसाइड करना था। उसके बाद मैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, और वहाँ पे एक साहब मेरी तारीफ़ करते हुए, मुझसे पूछ नहीं, मुझे तारीफ़ करते हुए, सर मैं आपके विजन का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि आपने देखे जब वो जो आपका हिलमंद था वो डिसीजन ले नहीं पा रहा था, और वो डिसीजन इस फैसले से होना था, और ये फैसला आप ब्रिज पे ले गए कि वो इधर जाए या उधर जाए। हालांकि हम इसलिए, तो इस तरह के बहुत केसेस होते हैं। ये लोगों का इंटरेस्ट है ना। हाँ, लोगों का इंटरेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोगों का इतना ज्यादा का अक्सर हम भी देख रहे होते हैं, और फिर जब फीडबैक आता है, क्योंकि हमारी तो आप लोगों से कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, मैं कहता हूँ यार नहीं सोचा होगा शायद डायरेक्टर ने या राइटर ने इतना, बट क्योंकि ऑडियंस माशाल्लाह इतनी परसेप्टिव हो गई है, इतना उनका शौक है, इतने वो इन्वेस्टेड है कि बहुत सारी चीजें वो खुद ही सोच लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये मैंने सुल्तान आपा से भी क्लैरिटी ली कि उन्होंने कहा जी कि ये कुछ लोग, हमें भी कमेंट आए कि जो दुपट्टा
है इसका मतलब है कि वो असॉल्ट भी हुई है, बच्ची सेक्सुअली असॉल्ट हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह नहीं नहीं सही, उसका मतलब ये था कि मर गई। ये लिखा हुआ नहीं था, दुपट्टा जैकेट ये लिखा हुआ नहीं था। ये हमने जब मैंने एहतियातन शूट कर लिए थे कि चलो इनको हम एक अंजाम दिखा दें कि हाँ, लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा कि भागते हुए निकले के पकड़े गए, तो हम ये भी दिखा देंगे कि हाँ दोनों ख़त्म हो गए। और यही सबसे इम्पैक्टफुल निकली मेरे लिए, तो ये सबसे इम्पैक्टफुल था। दुपट्टा, जैकेट, चश्मा। हाँ ये हमने, चश्मा भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो जो रस्म का है ना, वो सब लिखा हुआ था कि रस्म के प्लेट उनसे होता हुआ जाएगा और कैमरा उसके फेस पे जाएगा, लड्डू के बीच में नुमान को दिखाता हुआ, और लड्डू आखिर में खुदा की तरफ देखेगा। सब कुछ हुआ किसके नाम पे? खुदा के नाम पे। लेकिन वो खत्म होते ही वो चल गया तन मन का ओरिजिनल। वो मैंने सब चेंज कराया है, मैंने करा दिया आपने? हाँ, वो मुझे मैमूना का फोन आया कि सैफ वो जैसे आप खत्म करते हैं, अब वो थोड़ी हम देखते हैं, हमने तो एपिसोड खत्म कर दिया, अब वो तो वहां पे जाके लगता है ना। हाँ। तो मैंने कहा जी उसके बाद मुझे ब्रेक, वो तेज म्यूजिक शुरू होता है, सारा आपका इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। वो मैंने कहा रिपीट में जितनी भी मरतबा भी चलेगा वो सही वाला चलेगा। यूट्यूब पे क्योंकि उनके व्यूज आ चुके होंगे, शायद यूट्यूब पे चेंज ना कर सकें, लेकिन जो अब टीवी पे चलेगा वो तो सही चलेगा। यूट्यूब पे शायद आता भी नहीं है वो आखिर में। नहीं, वो हम तो पूरा देखते हैं ना कि अब खत्म हो गया। मैं तो इस एंटिसिपेशन में था कि है असल में कर दिया, असल में मार दिया, असल में ये सब। हाँ। जब आप ये शूट कर रहे थे ये सीक्वेंस, और जब आपने ये शॉट्स लिया, आपने दुपट्टे वाली बताया, आपने कहा एहतियातन मैंने जैकेट वाला भी ले लिया, शूट करते वक्त आपको एहसास हो रहा था कि ये कुछ क्रिएट होने जा रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, आपको रोंगटे खड़े होते हैं ना जब आप वैसे तो हुए आपके नहीं शूट पे भी जब आप देखते हो ना कि एक लड़की भागी आ रही है, पीछे एक मॉब भागा आ रहा है, तो वो विजुअल इटसेल्फ आप देख तो रहे होते हो ना, तो विजुअल हॉन्टिंग तो है, तो वो आपको लगता है कि हाँ यार ये हॉन्ट करेगा लोगों को। और शहर गिरी भी, मुझे तो लगा कि वो गिरी, मैंने मना किया उस बेवकूफ को, एक मरतबा वो गिर गई, गलती से गिरी, और इत्तेफाक से जहां पे गिरी वहां पे एक सेकंड कैमरा रखा हुआ था। अच्छा। तो वो शॉट आ गया मेरे पास। फिर मैंने किसी और चीज के लिए, शायद क्लोजअप के लिए, मैंने कहा एक मरतबा और करेंगे, गिरना मत। और ठीक है कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा हो सकता है। उस बेवकूफ ने वहीं पे दोबारा डाइव मारी है, और वो लगा भी नहीं शॉट। इस शॉट में तो अब मैं बता रहा हूँ, इस शॉट में उसका माइक, उस पैरों में माइक लगाते हैं ना, तो उसका माइक का वो जो बैंड होता है वो नजर आया है इसका, जिसमें लगा है। लेकिन सबसे अच्छा इसमें गिरी है, दूसरे वाली गिरी है, शी वाज बैडली हर्ट। सो द फर्स्ट वन वाज अनइंटेंशनल, वो तो गलती से गिरी, और वही वाला शॉट लगा है, और वो मेरे पास आ गया था, 2 एंगल से आ गया था। लेकिन दूसरी मरतबा वो इंटेंशनली गिरी है, एंड शी हर्ट हरसेल्फ क्वाइट बैडली। मतलब पैरों से खून निकल रहा, हाथों से खून निकल रहा। तो ये भी एक्टर्स की डेडिकेशन है हमारे। ये तो इन बच्चों ने, शुजा ने कोई कम डेडिकेशन दिखाई है सर। शुजा ने जिस तरह से रात भर वो हमने एक डांस मास्टर रखा था, एक डांसिंग ट्रूप पे हायर किया था, उनके साथ वो हर लोकेशन पे, आप मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, वो हर लोकेशन पे जब हमारा पैकअप हो जाता था, उसके बाद वो डांसिंग ट्रूप पे आता था, और हम लोग पैकअप कर रहे होते थे और वो ऊपर डांस कर रहा होता था बेचारा। उसने बहुत मेहनत की, बच्चे ने बहुत मेहनत की। शहर ने, इसने, अली अम्मार का जो शॉट है जिसमें वो पड़ा हुआ है, जो टाइट शॉट है, वो समां वो नहीं हो रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हो, तो अली अम्मार से नहीं हो रहा था। एक्चुअली आई एम हिटिंग अली अम्मार ऑन द अदर एंड ऑफ हिज बॉडी, और वो उसका फेस का शॉट बना हुआ, मैं उसको मार रहा हूँ ताकि वो आए तकलीफ है। एक्चुअली ठुड्डे मार रहा हूँ। मैं कहा सॉरी बेटा, लेकिन वो आ नहीं रहा, और मैं एक जगह शुरू हो गया। बट यही तरीका होता है शायद, थिएटर एक्टर है ना, थिएटर एक्टर तो आपको गुर पता है सारे। निकल आया वो। सैफी भाई, व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फॉर तनमन नीलोली? क्या, मुझे तो लगता है कि मुझे सानिया का जो मैसेज आया है ना रोते हुए, मैं खुद इतना रोने लगा। एक तो मैं खुद रोतू आदमी हूँ, बहुत रोतू आदमी हूँ, तो मुझे वही सबसे ज़्यादा बेस्ट। तो क्या, सब ने बहुत, मुझे इंडिया से, बांग्लादेश से इतने मैसेजेस, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और हम तो, हमारा मकसद एक्चुअली ये तारीफ समेटना नहीं होता। अगर इसको देखकर, इस ड्रामे को देखकर कोई 2, 3, 4, 5, 10 लोग भी कल को किसी मॉब में शामिल ना हो, या किसी मॉब को रोकने की कोशिश कर लें, तो समझे हम तो जन्नती हो गए। और इस सीरीज से सबसे बड़ा टेक अवे क्या आपका? यार
टॉलरेंस मुझे लगता है, टेक अवे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ ना, अपने हर प्लेस से कहना चाहता हूँ कि यार एक दूसरे के लिए टॉलरेंस पैदा करो। अब बहुत इनटॉलरेंस का माहौल हो गया है। टेक अवे तो नहीं कहूँगा उसको मैं, जाहिर है तो मेरा अपना ही मोटो है तो, लेकिन मैं अपनी हर बात से कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा भी, मैं भी, कि अब बहुत ज़रूरत है हम एक दूसरे को के लिए अंदर एक दूसरे के लिए बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। उसकी क्या वजह है, वो वजूहात ढेरों आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम ज़रा एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें और अपने ड्रामों से ऐसे मैसेजेस दें, अपनी हर तरह की तबलीग करें, हर तरह से जहाँ जहाँ से तबलीग कर सकते हैं। मौलाना हजरात को चाहिए कि मस्जिदों से भी तबलीग करें कि भाई बर्दाश्त करो एक दूसरे को। 11 एपिसोड में ये मैसेज पार करा देना, जहाँ से हम चले, जहाँ पे हमने ख़त्म किया, मल्टीपल चीज़ें आपने, मेल सेक्सुअल असॉल्ट का एक एलिमेंट था, आपने बड़े सेंसिटिवली उसको भी हैंडल किया, दिखा दिया। फिर आपने एक एल्डर मिडिल एज कपल का रोमांस, उनके जो मुश्किलात थे वो आपने दिखा दिए। एक शख्स जो कि मर्डरर है और उसकी ज़िंदगी में क्या वो इम्पैक्ट हुआ है उस इंसिडेंट के बाद से, वो आपने बखूबी दिखा दिया। और फिर एंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज मॉब वायलेंस का, ऑल विद इन अ स्पैन ऑफ 11 episodes. Then why are we headed towards 40 episodes and 50 episodes and 60 episodes and what not, and खींच रही हैं चीज़ें और unnecessarily plot lines and असल में देखो चक्कर क्या है कि अभी हम जिस मॉडल पे अभी हम काम कर रहे हैं, चैनल जो है ना वो उसने हज़ारों करोड़ रुपया लगा के एक चैनल बनाया है और करोड़ों अरबों रुपए कमा भी लिए ना। हाँ, तो लेकिन अभी तक उसका मकसद जो है वो बिजनेस ही है ना, उसका मकसद कोई ज़राए इब्लाग नहीं है, तबलीग नहीं है उसका मकसद पैसे कमाना ही है। एंटरटेनमेंट भी तो हो ही सकता है। एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन आप देखें ना, आप जो इवन जो 40 एपिसोड वाले ड्रामे होते हैं, क्या वो एंटरटेनिंग नहीं होते? आपके लिए नहीं होते, मेरे लिए नहीं होते, लेकिन एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस उनकी वो वाली है जिसके लिए होते हैं, जो देखते हैं वो, उनकी भी बड़ी बड़ी रेटिंग आती है। रेटिंग कोई मजाक नहीं है, रेटिंग एक ऐसा गेम है जिसके ऊपर एडवर्टाइजर जो है अपने पैसे, अपने कमर्शियल की कीमत तय करता है। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी भी तो बड़ी फिर, लेकिन अगर मैं समझता हूँ असम कि अगर इतनी अनऑथेंटिक हो तो फिर वो कमर्शियल की कीमत उस पर कैसे तय होती है, या कमर्शियल की मिकदार उस पर कैसे तय होती है? अच्छा, ये तुमसे मेरी बात पहले एक तो तुम्हें अंदर सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन चले, आपने भी तो 11 एपिसोड में दिखा दी ना, सुल्ताना सिद्दीकी प्रोड्यूस कर रही है, कोई आम शख्सियत तो प्रोड्यूस भी नहीं कर रही, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, मुस्तफा ने लिखी है, आपके पास एक लेकिन जो चैनल के करता धरता है ना, उनसे जब मेरी बात हुई इस मौजूद पे, तो वो कह रहे हैं कि देखें यार, ये आप बना रहे हैं, ठीक है, आप प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट बना रही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा मत कीजिएगा प्लीज। बखुदा जो चैनल के करता धरता लोग हैं वो साफ साफ कहते हैं, जो मार्केटिंग वाले हैं, जो मतलब सेल्स वाले हैं, वो कहते हैं देखें अभी प्रेसिडेंट बना रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप बनाएं। लेकिन इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको तो नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली, वो तो उनको कौन रोकेगा? तो वो अगर चाहेंगी तो हम भी करते रहेंगे। हमें तो बड़ा मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया उसको करने में, क्योंकि आपको जाहिर है 4 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद आप उसको देखना शुरू करते हैं और आपका एक 33, 34, 35 डेज में एक चीज़ छोटी बन गई, कहानी आपको सब याद है, उसमें तो आप भूल जाते हैं। सिर्फ आपको याद दिलाते हैं, साहब भाई ये देखें वो फलानी जगह से आ रही थी, ये साइकिल इसने वहाँ से लेके चली थी, अब इसके अंदर मोटर लगी हुई थी, अच्छा हाँ यार सही है, ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। तो वो इसमें नहीं होता, इसमें सब याद था आपको। 33 डेज के अंदर कहाँ भूलते हैं आप ना। तो बड़ा मजेदार था, स्टोरी टेलिंग का मजा आया, कहानी सुनाने का इसके अंदर। आगे क्या है सैफी भाई, सुना कोई फिर आप प्लान कर रहे हैं? हाँ, रोम कॉम टाइप। रोम कॉम बस एक्चुअली हमने कहा बहुत हो गया, अब हमारे पर ठप्पा लग गया है कि हम लोग बिकाऊ डायरेक्टर हैं, जिसका मर्जी आता है हमें खरीद के अपना मंजन बेचने में शुरू हो जाता है। अब हम अपनी मर्जी का एक
रोमांटिक कॉमेडी करेंगे इंशाल्लाह। लिखना शुरू कर दिया है? लिखना शुरू, मतलब अभी वही वो वाला प्रोसेस है। अभी लिखने का प्रोसेस मुस्तफा का बहुत आखिर में होता है, पहले बातों का प्रोसेस होता है। अभी बातों का प्रोसेस। कास्टिंग पे पहुंची बात ही नहीं? कास्टिंग तो पहले दिन हो जाती है। अच्छा, हो गई? हाँ, कास्टिंग पहले दिन पक्की वाली हो गई है या वो वाली हुई है थोड़ी फोन बाद में? हाँ, वही होती है। पक्की वाली कैसे हो सकती है? पक्की वाली तो आजकल का एक्टर किधर सर स्क्रिप्ट पढ़े बगैर आपको वहाँ करता है। तो इस बार आप नाम लेंगे या अभी नहीं नाम लेंगे आप? क्या फायदा जलील ही होना है तो क्या फायदा? क्या आप अगली बार बता दीजिएगा कि यार इसको सोचा हुआ था तो लेकिन हुआ है। हाँ, इस तरह तो ऐसे ले सकते हैं हम। हमने जो बात की है अभी, तो अभी हानिया और बिलाल अब्बास को सोच रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। लेकिन ये कि अब ये कल को वो हमें लिफ्ट कराती हैं कि नहीं, या कराते हैं कि नहीं, लेकिन हम अपने तौर पे सोच रहे हैं। सैफी भाई, ये भी बताएं थोड़ा सा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है जब एक राइटर और डायरेक्टर एक स्टोरी कंसीव करते हैं, एंड आई एम श्योर कि ऑटोमेटिकली कुछ नाम आ जाते होंगे राइटर के जहन में भी, डायरेक्टर के जहन में भी, जब वो एक्टर्स एक्चुअली कास्ट हो जाते हैं एज अपोज टू जब वो फॉर वट एवर रीजन, डेट्स या कोई भी वजह से अगर नहीं हो पाते, तो वो कितना प्रोसेस को हैम्पर करती है? ये चीज करती है, नहीं करती, क्या होता है? मेरे ख्याल से जब भी आप किसी भी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, देखो मैंने जो स्क्रिप्ट पे काम किया है ना, वो हमेशा मुस्तफा के साथ ही किया है। तो हम लोगों के जहन में पहले दिन से कोई ना कोई एक्टर आ जाता है। मुस्तफा कहते हैं कि मेरे जहन में एक्टर नहीं होता लिखते वक्त, लेकिन हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम लोग किसी न किसी एक्टर को जहन में रख के, यार फलाने से करवा सकते हैं, ये अच्छा करेगी या फलाना अच्छा करेगा, वो होता है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपको किरदार तो बहरहाल बन जाता है। हम किसी एक्टर को तो नहीं सोचते कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसा है, हम तो उस एक्टर को वो किरदार करते हुए सोचते हैं। तो फिर उसके बाद हम दूसरे एक्टर से भी वही चाहते हैं, तो इसलिए कोई इतना कोई हैम्परिंग उसमें नहीं एक्टर के ट्रेड्स किरदार में नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकते मेरे ख्याल से। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद ये अब ये कंट्रोवर्शियल सवाल हो या शायद ना हो, लोगों के ऊपर वो कैसे परसीव करेंगे। मुस्तफा और सैफ की जो जोड़ी है, जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो ट्रूली एक्सीलेंस एक अचीव होती है। क्या आपको लगता है कि मुस्तफा और सैफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं किसी तरह से? क्योंकि जब इंडिविजुअली जैसे जोक सरकार आपने किया वाज वेरी गुड, बट व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई फेल्ट दैट समथिंग परहैप्स समवेयर वाज मिसिंग, एंड नाउ व्हेन आई एम वाचिंग फरार which has been written by Mustafa, you not directing it, and now I am feeling somewhere something is probably missing. So क्या ये है कि जब आप दोनों साथ में आते हैं, जैसे मैंने कहा आप लोग तो जोड़ी नंबर 1 है, बेस्ट जोड़ी का अगर अवार्ड जाता है किसी को तो मुस्तफा और सैफ को जाता है, साथ आते हैं जब एज अपोज टू जब इंडिविजुअली आप काम करते हैं, क्या फर्क है? वन कुड आर्ग्यू कि यार ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, नहीं करते तो इंडिविजुअली अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो जो ट्रूली एक्सीलेंस एक अचीव होती है ना, वो साथ में ही होती है। मेरे ख्याल से तो इसकी सिंपल वजह ये कि एक से भले दो, क्योंकि हम जब दो दिमाग काम करते हैं ना, जोक सरकार हाशिम नदीम साहब ने लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट किया, सम्मी नूरुल्लाह शाह ने लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट किया, उनका एक दिमाग था, फिर उसके अंदर मेरा एक दिमाग लगा। मुस्तफा के साथ काम करने में होता है कि जब वो लिख रहा होता है तो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, मतलब मैं सुन रहा होता हूँ या मैं उसके अंदर शामिल होता हूँ, जब मैं बना रहा होता हूँ तो वो शामिल होता है, तो हम एक्चुअली दो दिमाग मिलके एक ही लाइन पे चलते हैं। मुझे लगता है यही एक वजह हो सकती है कि हम दोनों एक पेज पे रहने की कोशिश करते हैं, या तो मैं उन्हें कायल कर लेता हूँ या वो मुझे कायल कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो हम दोनों एक पेज पे होते हैं। तो शायद ये वजह हो सकती है, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे कोई बुरी बात भी नहीं है। जैसे मैं और आमना जब साथ में करते हैं तो बहुत बिल्कुल, एक होता है, बिल्कुल, जब बिल्कुल, अलग अलग भी करें तो वो भी अच्छा करते हैं, बट साथ में कुछ लोगों के साथ आपकी ऐसी एक Exactly. बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री होती है, बिल्कुल ऐसे ही, वो ट्रांसलेट करती है काम में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगर ड्रामा हो जाता है जो आप कह रहे हैं रोम कॉम, ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? ये अगर क्या इंशाल्लाह जब हो जाता है, इंशाल्लाह इसी साल आप देखेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा कोई कहानी के बारे में हल्का फुल्का कुछ रोम कॉम के अलावा? एक कह सकते हैं एक मिस मैच से कहानी शुरू होती है, इतना बता सकता हूँ बस। ठीक हो गया, एक मिस मैच से कहानी शुरू होती है। आपका ये भी है ना, आप कराची से बाहर लेके जाते हैं कहानी? ये भी कराची से बाहर ही है, ये भी इसकी क्या वजह? वैसे आप डू यू प्रिफर फॉर यू लोकेशन इज इंपॉर्टेंट एज यू ट्रीट इट एज अ कैरेक्टर? वो जो आपका कैमरे का इमेज होता है वही फर्क हो जाता है ना। आप कराची का जो कंक्रीट का जंगल हम देखते आए हैं,
आप अगर कुछ मुख्तलिफ फील कराना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगह जाना पड़ेगा ना, मुख्तलिफ आर्किटेक्चर में जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ मैदानों में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब मैं कराची से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सोचने का अंदाज ही फ़र्क हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ मैं और कैरेक्टर्स आप लोग के कहानियां कंसीव भी ऐसे करते हैं कि हमने कराची के बाहर की कोई कहानी बतानी है भाई? ना उस वक्त शायद शहर जहन में नहीं होते। जैसे ये तन्मन नीलो नील में पता था कि ये किसी अंदरून शहर तो की आपने कहानी है। कराची में कोई कहानी, मुझे तो नहीं याद कौन सी की है आपने, कोई भी नहीं मेरा आखिरी था, मैंने कराची में 2 सीरियल किए। बड़ी आपा एक सीरियल था बहुत 2012, फिर उसके बाद मैंने वो किया था, वो भी कराची नहीं कह सकते क्योंकि वो एक हवेली थी भोपाल, उसमें जो हॉरर प्ले था, नाम ही भूल जाता हूँ, लेकिन वही ना जिससे अमर खान आई थी, हाँ हाँ, बेलापुर की डायन। बेलापुर की डायन। वो आप पसंद, कराची में शूट करना नहीं पसंद आपको? मुझे ये डिफेंस के घर नहीं पसंद। शायद मुझे करना पड़ेगा, अभी रिसेंटली एक शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, शायद मुझे इन्हीं घरों में करना पड़े। ये वाला कोई और है जो शुरू कर रहे हैं? हाँ? ये कोई और है जो शुरू? ये कोई और है, ये कोई और है। इसके बारे में नहीं बताया आपने? इसके बारे में भी 100% मैं खुद कायल नहीं हूँ, तो अच्छा, मैं कायल हो जाऊँगा तो बताऊँगा। वो तो पता ही है, मुस्तफ़ा करेंगे तो मैं जान ही ना दूँ उनको कहीं। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम आपके साथ और मुस्तफा के साथ एक जो हमारा स्क्वायर टेबल का फॉर्मेट है वो करें, बट फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। अब और अल्लाह में दुआ करो, अल्लाह में और कामयाब प्रोजेक्ट दे तो इंशाल्लाह। सैफी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जानिए, जिन लोगों ने तन्मन नीलो नील को, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि वो वाली पॉपुलैरिटी तो उसको नहीं मिली जो सर्टन ड्रामों को मिलती है रेटिंग वगैरह के हिसाब से या शायद व्यूज के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये 11 एपिसोडर ने जिस तरह की बज़ क्रिएट की, जिन लोगों ने इतना प्यार भेजा और लोगों ने जेन्युइनली बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल, उनके लिए कोई पैगाम? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने तन्मन नीलो नील को इतना सपोर्ट किया, इतना पसंद किया। लोग, मुझे खुशी हुई कि लोग इतने सेंसिटिव हैं कि इतना मूव हुए इसके आखिरी एपिसोड को देख के, कि मेरे पास ढेरों रोते हुए मैसेजेस और रोते हुए फ़ोन कॉल्स आए, जो ज़ाहिर है उनके आंसुओं के पीछे उनकी हसासियत छुपी हुई थी। तो उसका बेइंतहा शुक्रिया। इस पूरी सीरीज़ को देखने का, मंजोगी, नादान, तन्मन नीलो नील, इस पूरी सीरीज़ को देखने का शुक्रिया। और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए, हमें आपके सपोर्ट की शदीद ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। एक और मेरे जहन में सवाल आ गया, आपका फेवरेट सीन या सीक्वेंस क्या था तन्मन में, आखिरी वाला? नहीं, फेवरेट मेरा था वो जब नादिया और 2 थे, एक नादिया और नुमान मसूद का जो सीन था, जो कन्फेशन था नुमान का, वो मुझे बहुत पसंद था। उस वक्त भी मेरे बड़े रोंगटे खड़े हुए थे। और जो इनका समिया का और नादिया का सीन था, घर वाला, ये दोनों सीन, दैट वाज आल्सो कन्फेशन के मेरे। हाँ, एग्जैक्टली, बोथ कन्फेशंस, एग्जैक्टली। और ये दोनों मुझे बहुत। एक सैफी भाई वो भी बड़ा जबरदस्त सीन था व्हेन नुमान मसूद ही टर्न्स एंड बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, एंड ही सिट्स डाउन एंड ही ब्रेक्स डाउन। उफ, क्या कमाल। कोई बताए ना प्रोसेस के बारे में, ये तीनों सीन्स के बारे में प्रोसेस क्या था? बस लिखा हुआ था, शूट कर दिया आप? नहीं, ऐसा नहीं था। जाहिर है आपको इस तरह के सीन जो होते हैं ना, फिर आपको बड़ा पीना पड़ता है इनको, फिर आपके अंदर से कुछ निकलता है। ये जो बड़े ये सीन थे, मैं आखिर तक, ये मैंने एक महीने गैप के बाद किए हैं सीन्स। ये पहले वाले स्पेल में नहीं हुए, इसके बाद छुट्टी हो गई, सब लोग चले गए अपने अपने घर। तो आपने कहा नहीं 33 दिनों में आपने एक स्ट्रेच पे 2 दिन बाद में भी शूट किए जानी, ये पार्क वाला सीन और ये सारे सीन, ये सारे सीन, ये हाँ, ये नादिया, नुमान, ये बच्चों के अलावा, बल्कि बच्चे भी आए थे, बच्चों को बाहर वाला सीन भी रह गया था। ये हमारा एक समझो 31 दिन का शूट एक साथ हुआ और 2 दिन का शूट एक साथ हुआ। वो भी एक दिन में करना था मुझे, लेकिन वो रात बहुत हो गई थी और सर्दी बढ़ गई थी, तो नुमान वगैरह ने कहा कि भाई हम अगले दिन चार्ज नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें आज ना करवाओ। वो पार्क वाला सीन हमने अगले दिन अकेला सीन वो किया। तो ये इसके लिए ये होता है कि आप एक्टर्स के साथ बैठते हैं, और उनसे आप बार बार करवाते हैं और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से आप कहते हैं ये जिस जगह, यहाँ पे तुम ब्रेक डाउन शुरू होगा तुम्हारा और यहाँ तक जाएगा,
यहाँ पे तुम्हें अंगीठी में से चटाखों की आवाज़ आएगी जिसपे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये सब आपको उस रिहर्सल में बैठ के करवाना पड़ता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिहर्स। ऑफ कोर्स रिहर्सल के बगैर इतने बड़े नहीं घंटा हम लोग रिहर्स करते हैं। उसके बाद ये सीन तो 2-2 घंटे रिहर्स हुए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? या ऐसे आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे करेंगे? उनके लिए चैलेंज होगा, बगैर रिहर्स के थोड़ी कर सकते हैं। हम कंक्लूड करने लगे थे, लेकिन एक और सवाल आ गया मेरे ज़हन में आपसे आज बैठे में। सभी में मेरी रिसेंटली उन एक्टर्स से बात हुई जो प्रोड्यूसर्स हैं। हाँ, और उनका एक्टर्स की तरफ एक बड़ा गिला होता है कि यार एक्टर्स वो टाइम नहीं देते। अब एक्टर्स खुद जो प्रोड्यूसर्स है उनका एक्टर्स की तरफ गिला है कि वो टाइम नहीं देते। आपको क्या लगता है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हम बनता हुआ देख रहे हैं एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज गुड कंटेंट, आई वोंट से ग्रेट कंटेंट, बट नॉट ऑल ऑफ इट इज इवन गुड कंटेंट, व्हाट इज मिसिंग इन आवर? अच्छा, मैं बताऊं, सिंपल बात है। देखो, एक बड़ी पुरानी जरबुल मिसल है, टाइम इज मनी। आप टाइम क्यों नहीं देते? कौन टाइम नहीं देता आपको? आप अगर चाहेंगे, अब मैं प्रोड्यूसर्स के लिए बोल रहा हूँ, आप अगर चाहेंगे कि एक एक्टर जो है वो दिन में 10 सीन कर ले तो जाहिर है टाइम नहीं देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको एक मुश्किल सीन करवाने हैं और आप शायद 3 ही सीन करवा सकते हैं, तो आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। एक्टर तो अगले दिन भी अवेलेबल है, आपको एक्टर उससे अगले दिन भी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आप चाह रहे हैं कि उसके आपने 20 दिन लिए, क्योंकि आपको 20 दिन के पैसे देने हैं, तो फिर आप इस तरह की बात करते हैं। मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट मनी। आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करें, एक्टर के 2 दिन एक्स्ट्रा लें, और जो मुश्किल सीन्स हैं, हर सीन में इतनी मेहनत नहीं होती। हर सीन हर सीन के अंदर तो आपको इस तरह का कन्फेशंस और इस तरह का रोना धोना नहीं बचता। लेकिन जो होता है उसके अंदर आप एक एक सीन ही करते हैं। जैसे वो रात में एक ही सीन किया मैंने, वो जितनी भी रात लगी मैं एक ही सीन किया, उसको रिहर्स करते रहे, और फिर उसके बाद जब सीन हुआ तो फिर एक सीन किया। उसके बाद आप एक्टर को इमोशनली इतना ड्रेन कर चुके होते हो कि आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप कुछ और करेगा वो बेचारा। तो आपको भी एक्टर को टाइम देना पड़ता है? देना पड़ता है, ऑफ कोर्स। तो ये गिला। और आपके एक्सपीरियंस में ऑल द एक्टर्स दैट यू वर्क विद एज को-एक्टर्स आल्सो, एज डायरेक्टर आल्सो, the willingness, the passion is there? ऑफ कोर्स। और अगर किसी में नहीं है तो फिर भाई आप नाकाज करें उनको, एक ही मर्तबा पता चल जाएगा ना आपको कि जी कोई नहीं है, कोई पैशनेट है ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर हैं यार, सब शौक के लिए काम कर रहे होते हैं। अब तो जितने पैसे उनको उनके इंस्टाग्राम की इंडोर्समेंट से आ जाते हैं, उसके बाद उनको क्या पड़ी कि वो आपको ड्रामे में इतने लंबा खौर हों। अब मैं सोचता था आतिफ असलम को क्या पड़ी है यार, वो ड्रामा कर रहा है। वो एक कॉन्सर्ट के उससे हमसे जितने पैसे होते हैं तो 3 गुना पैसे वो एक कॉन्सर्ट के लेता है 2-3 घंटों में। 2-3 घंटों में, और लिटरली है, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लेता है। अभी मैं और मुस्तफ़ा गए एक लाहौर, ये लम्स वाले चक्कर में। तो इत्तेफाक से मुझे फ़्लाइट पे उसका जो गेटअप आर्टिस्ट है, उसका हेयर स्टाइलिस्ट है साजिद, वो मेरे साथ था। तो लाहौर जा रहा है, मैंने कहा भाई को पता है? मैंने कहा नहीं यार। थोड़ी देर बाद पहुँचे हैं और शायद साजिद उनसे मिला होगा। थोड़ी देर बाद उमर जो आतिफ के साथ ही होते हैं, हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसका फ़ोन आ गया, भाई आप आए हुए हैं? वो आतिफ भाई कह रहे हैं कि रात को कॉन्सर्ट है, वहाँ पे आ जाए। मैंने कहा अच्छा। मैं और मुस्तफ़ा पहुँच गए। अब वो एक पैकेजेस मॉल में कॉन्सर्ट हो रहा था, हम पहुँच गए बड़े वीआईपी। वो सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन मैंने फ़ोन किया तो बाहर एक बंदा दौड़ा आया। वो हमें कोई बैक स्टेज से ले आके, उसने ले आके सीधा हमें स्टेज पे खड़ा कर दिया। अब सामने हमें आतिफ उधर मुँह करके, आतिफ को पता नहीं कि हम आ चुके कि नहीं आ चुके। मैं खड़ा हुआ हूँ, बराबर मुस्तफ़ा खड़ा, बराबर में ड्रम वाला ड्रम बजा रहा है। अच्छा, हम खड़े हुए, हमने कहा यह क्या जगह है खड़ा करने की यार। खैर हम आपस में बातें करने, इस दौरान ही आतिफ ने अपने गाते गाते पीछे मुड़ के देखा, मेरी तरफ पड़ा तो मैंने कोई यूँ किया, उसने भी यूँ किया। अब गाना ख़त्म हो गया, बात तो हम लोग बात करने लगे। फिर हम बात ही कर रहे हैं तो अचानक से हमें आवाज़ आई कि जी मेरे डायरेक्टर सैफी हसन साहब और मुस्तफ़ा अफरीदी राइटर साहब यहाँ खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे ज़रा इनसे बात करें। हम लोग तो मतलब बोलने में तो बिल्कुल ही माठे हैं, और ख़ासतौर पर तैयार ना हो बोलने के लिए। सर जी वो सामने हम गए तो हमारी वैसी टांगें काँप गई, ये धक्को धक पूरी उनकी पैकेजेस मॉल की पार्किंग खचाखच भरी हुई। खैर हमने कुछ पता नहीं क्या बोला, याद भी नहीं क्या बोला,
लेकिन टांगे जरूर कांप रही थी और पसीने निकल आए। मैंने आतिफ से बाद में कहा, भाई ऐसा आइंदा मत करना, तुम्हारी आदत है, हम लोगों की आदत नहीं है इतने बड़े मजमू को एड्रेस करने की। लेकिन आपकी तरफ भी प्यार है सैफी भाई, आपके एक्टर्स का, आपके हाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह। टैलेंट है, जिनके साथ आप काम करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह। रिगार्ड है, वो सब चीजें हैं। बहुत 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 उसकी वजह है ना, ये सारे जो बच्चे अब के हैं हालांकि ना, मैंने सुना आप सेट पे डांटते वांटते भी ठीक ठाक। बहुत बहुत खतरनाक, मैं खतरनाक होता हूँ। और रमजान में तो कोई मुझसे मेरे पास ना आए, रोजे में। सचिन ने भी गालबन बात बोली थी कि सैफी भाई जो है इज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्टर। हाँ, वो जरूरी होता है। पता है क्या, इतने सारे लोग होते हैं ना, एक तो मैं कम 2-3 लोगों वाले प्ले नहीं करता, एक एक सीन में कोई 10-10, 12-12 लोग होते हैं। अगर आप जरा भी ढीला छोड़ें तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे निकलेगा। डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो उसके लिए करना पड़ता है। मैं कोई डेलिबरेटली नहीं करता हूँ, मैं ऐसी थोड़ा सा दिमाग का पारा चढ़ा हुआ है। बट इतना अच्छा काम कर रहे हैं सैफी भाई, हमारी उम्मीद है, हमारी होप। लेकिन उसके बाद मैं सबको उतना ही प्यार भी करता हूँ, इसीलिए वो चलते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो डांट के, हकीकत है। हाँ, बाद में क्योंकि जाके, एवरीबडी स्पीक्स सो हाईली ऑफ यू, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका काम भी बोलता है आपके प्ले में जब वो काम करता है आपके साथ। अल्लाह मियाँ का एहसान। तो थैंक यू सो मच सैफी you भाई, so आज much। आपने इतना वक्त दे दिया हमें, और माजरत थोड़ी लंबी हो गई गुफ्तगू, लेकिन नहीं, कम ही बहुत मौका अच्छा, मिलता है मुझे आपके बड़ा साथ मजा और आया आप लोगों के साथ बात करके। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी इंसाइट दी अपने प्रोजेक्ट्स में। आपका शुक्रिया तनमन के बारे में, आपने हमें इतनी बातें बताई, जिससे आई एम श्योर के लोगों का जो एक्सपीरियंस था तनमन देखने का, वो अब और मजीद बेहतर हो गया होगा। इंशाल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सैफी भाई। Thank you so और much। इंशाल्लाह अगला जब प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है हमारी दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank you so much। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।